गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हैं? चलिए आज के सेट नंबर 41 पर बात कर लेते हैं। पीछे ऑलरेडी जो 40 सेट हैं हमारे प्रैक्टिस के वो आ चुके हैं और उन पर काम चल रहा होगा। आप लोग उनको स्टडी कर रहे होंगे बार बार, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है तो उतनी ही तेजी से हमारी जो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, वो भी होनी चाहिए। तो सेट नंबर 41 आज है और आज आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पीछे मैंने बता दिया था आपको, प्रैक्टिस सेट नंबर 39 से हमारा आधुनिक भारत शुरू हो चुका है, तो उसी के पूरा एक शेड्यूल में आगे ये 41 का जो है ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से तीसरा सेट है। ये कंटिन्यूअस आगे चलते रहेंगे, तो जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वे पीछे जाकर के जरूर देख लें और पूरा जो इतिहास है उसको काफी संक्षिप्त में कवर करने की कोशिश की गई है। हम इन 4 ऑप्शन की व्याख्या के माध्यम से ज्यादा जो आपका सिलेबस है उसको रिवाइज करना चाहते हैं। और अगर डिटेल्स में आप लोग क्लास के लिए इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में 8:30 बजे से क्लास चल रही है। आगे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके बारे में जो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप जहां भी हैं, दूर हों या नजदीक हों, दोनों ही मोड पर पढ़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आने वाली वैकेंसी के लिए हमें पहले से अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्योंकि जो क्लास होती है उसका डिटेल्स अलग होता है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैक्सिमम जितना हो सकता है उतनी हम कोशिश करते हैं व्याख्या के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हम यहाँ पर रिवाइज करा सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 41 में क्या है हमारे लिए आज। सेट नंबर 41 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1756 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण नवाब था और इसी के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ मतभेद शुरू हुए, वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब ब्रिटिश सरकार, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1857 तक, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है, ये वो घटना है जहां तक हम भारत में जो अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जानते हैं। और 1858 के अधिकार पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत का संपूर्ण नियंत्रण जो है वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या महारानी ने अपने हाथ में नियंत्रित कर लिया था। तो ये 1756 यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है उससे ठीक 100 साल पहले की ये घटना है। इस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उससे तात्पर्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में देखते हैं। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने जब कलकत्ता की किलेबंदी करने की कोशिश की तो बंगाल का जो उस समय नवाब था सिराजुद्दौला, उसने उसका क्या किया, विरोध किया। विरोध क्यों किया, वहीं से ये प्रश्न आया है। डिटेल्स आगे बताएंगे, पहले ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसे क्या माना? क्या माना? ए, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि, बी, अपनी प्रभुता पर आक्रमण, सी, भारत में ब्रिटिश की असुरक्षा, और डी, बंगाल पर ब्रिटेन का नियंत्रण। ये प्रश्न ऐसे हैं जो स्पष्टता इसके फैक्ट समझ में नहीं आते कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि डेट तो है नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जो प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं अक्सर वो गलत हो जाते हैं। ये मैंने देखा है बच्चों के साथ, जब वो उनकी गलतियों पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मिस्टेक क्या आपने की है उन पर जब हम डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहां पर कोई डायरेक्ट फैक्ट नहीं था, क्योंकि उसको तो आप लर्न कर सकते हैं बट इसको आप लर्न नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें पूरा एक अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है कि क्या इसका कारण है। देखिए, आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि भी हो रही थी इससे, क्योंकि अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए और अपनी घेराबंदी करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की असुरक्षा, बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, लेकिन इसका सबसे उचित कारण जो था वो था अपनी संप्रभुता पर आक्रमण माना किसने, सिराजुद्दौला ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की अपनी जो फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी करने की कोशिश की तो सिराजुद्दौला जो कि वहां का नवाब था बंगाल का, उसने माना कि, क्योंकि उसने मना किया था ऐसा करने के लिए, और फिर भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो सिराजुद्दौला ने इसे अपनी आज्ञा की अवहेलना माना, अपनी संप्रभुता पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हमला माना और इसका विरोध किया। और
विरोध के अन्य भी कई कारण थे, जैसे जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो कंपनी की तरफ से उसको कोई उपहार नहीं भेजा गया या उनका जो उचित सम्मान है वो नहीं करते थे ये। इसके अलावा जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक शेयर से 1717 का जो दस्तक मिला हुआ था, व्यापार करने का फ्री पास मिला हुआ था बंगाल में, उसका कंपनी दुरुपयोग करती थी। इससे बंगाल के जो व्यापारी थे उनको नुकसान होता था। तो इन सबसे जो नवाब था बंगाल का वो काफी ज्यादा नाराज था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो और तात्कालिक जो इसका कारण है वो ये कि जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की अपनी जो फैक्ट्री है उसकी किलेबंदी का प्रयास किया और नवाब ने ऐसा करने से मना किया, तो इसी मुद्दे को लेकर के दोनों में काफी ज्यादा मतभेद हुए और ये मतभेद इतने ज्यादा हुए कि आगे चल करके प्लासी का युद्ध भी हो गया था। तो ये घटनाएं जो है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी, अपनी प्रभुता या संप्रभुता पर आक्रमण माना है किसने? नवाब ने। ठीक है, तो ये जो यहां पर ये जो कलकत्ता का जो ये फोर्ट था, बाद में इसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया है। फोर्ट विलियम जो है ये हम पीछे बात कर चुके हैं। तो किलेबंदी करने की क्या जरूरत थी और किलेबंदी क्या इतनी बड़ी बात थी जिसको लेकर के कंपनी और नवाब आमने सामने हो गए? तो इसको समझिए, ये जो दुर्गों की किलेबंदी या फैक्ट्री, देखिए ये जो व्यापारिक केंद्र होते थे इनको हम फैक्ट्री बोलते थे और यहीं पर ये लोग जब अपना सेंटर बना लेते थे अंग्रेज जो है, या इसकी किलेबंदी कर लेते थे, तो ये दुर्ग की तरह हो जाते थे। और हम देखते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो दुर्ग या किला है ये सत्ता का केंद्र हो जाते थे और यहीं से युद्ध आदि क्रियाएं नियंत्रित की जाती थी। तो इस बात को लेकर के बंगाल का नवाब चिंतित था कि अगर इसकी किलेबंदी हो गई तो ब्रिटिश जो गतिविधियां हैं उनसे बंगाल का नवाब अनजान रहेगा और यहां पर बंगाल के विरुद्ध में षड्यंत्र किया जा सकता है, इसीलिए उसने ऐसा करने से मना किया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया मतभेद के कई अन्य कारण थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण कारण था। यहां पर हम अगले प्रश्न को ध्यान में रख करके थोड़ी सी यहां पर बात कर लेंगे कि प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी के युद्ध का जो एक प्रकार से जो आधार था वो किस बात पर हुआ था। यानी कि वैसे तो बहुत सारे कारण हैं इसके, प्लासी के युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका जो मूल आधार था यानी कि वे कौन कौन सी बातें थी जो एक साथ इकट्ठी हुई और प्लासी का युद्ध हुआ। क्योंकि प्लासी का युद्ध ऐसी पहली घटना थी भारत में जिसने अंग्रेजों को भारत में स्टैब्लिश होने का अवसर दिया और बक्सर के युद्ध ने भारत में उनको हमेशा के लिए स्थायित्व प्रदान कर दिया। लेकिन शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई थी जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? 1757। 1757 में युद्ध हुआ, लेकिन इसके पीछे के जो कारण हैं उनको जानने के लिए हमें जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला, क्योंकि इसी के समय में हुआ था ये युद्ध, सिराजुद्दौला और जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनके बीच में क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा सा हमें बैक में जाना पड़ेगा। देखिए ये जो बंगाल था मुगलों का सबसे समृद्ध राज्य था, मुगलों का काफी ज्यादा, और वो बंगाल आज के बंगाल से बड़ा था क्योंकि 1971 में जो पूर्वी बंगाल था उसको काट करके जब पाकिस्तान को दे दिया गया था, ये 1947 में, लेकिन 1941 में भारत और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। ये भी बंगाल का ही हिस्सा था। तो आज का पश्चिमी बंगाल और तब का पूर्वी बंगाल यानी कि जो बांग्लादेश है, ये सब मिलाकर के और आसपास बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र मिलाकर के इसको बंगाल माना जाता था। ये मुगलों का सबसे समृद्ध राज्य था और दिल्ली से दूरी होने की वजह से यहां पर हमेशा विद्रोह की आवाज उठती रहती थी। बलबन के समय से लेकर के आगे मुगलों के समय तक ये विरोध की आवाज जो है वो बंगाल में उठती रहती थी। बाद में जब मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा तो उसी के समय में बंगाल जो है मुगल सत्ता से आजाद हो गया और उसके बाद से लेकर के यहां पर स्वतंत्र नवाबों की जो सत्ता है वो चलती रही। ठीक है, तो यहां का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है बंगाल का वो हुगली है। इसके अलावा जो फारूक शेयर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में जो दस्तक दिया गया था यानी कि व्यापार करने का फ्री पास दिया गया था, इसने बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। क्योंकि इस दस्तक का दुरुपयोग करते थे, ये भारतीय व्यापारियों से टैक्स लेते थे और स्वयं टैक्स फ्री करते हो जाते थे। क्योंकि दस्तक जारी करने के बदले ये भारत के जो व्यापारी थे, बंगाल के जो व्यापारी थे, उनसे टैक्स वसूला करते थे और स्वयं टैक्स फ्री व्यापार यहां पर करते थे।
इस दस्तक से बहुत नुकसान हो रहा था बंगाल के व्यापारियों का भी, और जो मुगल व्यापारी वहां पर व्यापार करते उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। सिराजुद्दौला का जो समय है बहुत कम समय के लिए आया, 1756 से 1757 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा सिराजुद्दौला, जिसके समय में यह युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, और सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बदल करके बाद में मीर मदान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। जब मीर जाफर को सेनापति पद से हटा दिया गया तो मीर जाफर, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, हालांकि इस शासक के रूप में बहुत फेल्योर रहा वो जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र बनाने लगा, क्योंकि उसे सेनापति के पद से सिराजुद्दौला ने हटा दिया था। उसके स्थान पर वो मीर मदान को लेकर के आए थे, और इसी मीर मदान के सेनापति के नेतृत्व में ये प्लासी का युद्ध हुआ है। मीर मदान इस युद्ध में मारा गया वीरता के साथ लड़ते हुए, लेकिन मीर जाफर जो है ये बेहद षड्यंत्रकारी साबित हुआ सिराजुद्दौला के लिए। ठीक है, अब ये जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से बहुत नाराज था, तो उसने 1756 में कासिम बाजार पर हमला किया, जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में था। और इसके अलावा 15 जून 1756 को इसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने जो है 15 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, और यहां से अंग्रेजों को भाग जाने के लिए मजबूर किया। और इसी जो यहां से जो अंग्रेज थे वे वास्तव में भाग करके जो सिराजुद्दौला ने जो सबसे ज्यादा ऐसा काम किया जिसकी वजह से यह माना गया कि जो अंग्रेज हैं वो इससे बहुत नाराज हो गए, उसको हम काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजरी के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक होल ट्रेजरी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। युद्ध के और भी कारण थे, लेकिन ये ऐसा कारण था जिसने सबसे ज्यादा उत्तेजित कर दिया अंग्रेजों को। ठीक है, अब ये जो सिराजुद्दौला था, इसने जब कलकत्ता पर हमला किया तो वहां से 446 अंग्रेजों को बंदी बनाया, और इन 446 अंग्रेजों में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सभी थे, क्योंकि वो पूरा एक समाज था अंग्रेजों का। तो इन 446 अंग्रेजों को बंदी बना करके इसने क्या किया, एक बेहद छोटे से दम घोंटू कमरे में उनको ठूस ठूस करके भर दिया और उसको बंद कर दिया। और जब सुबह 21 जून की सुबह को जब उस कमरे को खोला गया तो इसमें मात्र 21 व्यक्ति ही जिंदा बचे, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। 446 में से कितने बचे? केवल 21 व्यक्ति बचे। ये घटना कब की है? ये घटना है 21 जून की, और 21 जून की इस घटना 21 जून 1756 ईस्वी की ये घटना है। ये डेट बहुत पूछा जाता है, इसी के समय में हुई है। 21 जून 1756 ईस्वी को जो है वो ब्लैक होल जो त्रासदी थी या ट्रेजडी थी, ये घटना जो होती है तो इसमें मात्र 21 अंग्रेज ही जिंदा बचे। कितने में से? 446 में से। और इनमें एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी था। जो जीवित बचे हैं उसमें एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल था, जिसने आंखों देखा हाल पूरा बताया है। जून का महीना था, बेहद उमस भरी गर्मी में ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए, घुट घुट करके इनका दम यहां पर निकल गया, और इस बात से अंग्रेज बेहद नाराज थे। और उसके बाद जब क्लाइव आया है तो क्लाइव ने आक्रामक तरीके से सिराजुद्दौला को एक तरह से परेशान करके रख दिया, बहुत सारे युद्ध किए, और इन सबसे तंग आकर के फिर सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में अलीनगर की संधि हुई। कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और इस अलीनगर की संधि के द्वारा ही जो कलकत्ता था वह वापस अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों ने इसकी किलेबंदी की। ठीक है, सिराजुद्दौला कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा जो ऐसे क्षेत्र जो कि किसके पास थे, जो फ्रांस के पास थे, वो भी अंग्रेजों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा बंगाल के नवाब को। इस अलीनगर की संधि से अंग्रेज फिर से एक प्रकार से शक्तिशाली हुए थे और नवाब बेहद
कमजोर हो गया था। ठीक है, और ये जब कलकत्ता दोबारा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फिर उन्होंने यहां पर एक टकसाल की स्थापना की। टकसाल वह स्थान होता है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, इंग्लिश में इसको मिंट कहते हैं। तो टकसाल की स्थापना करना, सिक्के ढालना, ये इस बात का सबूत था कि अब ब्रिटिश अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि नवाब अब उनके धीरे धीरे दबाव में आ रहा है। और जो फ्रांसीसी अधिकार में चंद्रनगर था, जब इसकी किलेबंदी हो गई ना कलकत्ता के दुर्ग की, तो इसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया। और इसी के पास था चंद्रनगर, फ्रांसीसी बस्ती, वो भी अंग्रेजों को मिल गया। तो अंग्रेज अब धीरे धीरे यहां पर शक्तिशाली बंगाल में होने लगे। दूसरी तरफ क्या हुआ, जब मीर जाफर जाकर के अंग्रेजों से मिल गया सिराजुद्दौला के विरुद्ध, तो सिराजुद्दौला कमजोर हुआ और कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और ज्यादा शक्तिशाली हुई। और फिर यहीं पर षड्यंत्र करके मीर जाफर को यह लालच दे दिया गया कि तुमको गद्दी पर बिठाएंगे, नवाब बनाएंगे, तुम सिराजुद्दौला को हराने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए हमारा यानी कि कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दो। और विश्वासघात तो बड़ी बुरी चीज होती है, क्योंकि विश्वासघात जब आप किसी के साथ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसके साथ आप दोस्ती का नाटक करके विश्वासघात करते हैं उसको पता भी नहीं चलता, और भीतरघात के कारण वो कैसे कमजोर हो जाता है। बड़ा अपराध है, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप या तो खुल के आमने सामने भाई कह दो हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन विश्वासघात, देखिए इसी विश्वासघात में मुट्ठी भर चने की कीमत सुदामा को कितनी बड़ी दरिद्रता से चुकानी पड़ी। उन्होंने केवल मुट्ठी भर चने का ही तो विश्वासघात किया था अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के साथ, और उसी मुट्ठी भर चने की कीमत उनको जीवन भर दरिद्रता से चुकानी पड़ी। और बाद में ये कर्ज उतारा उन्होंने एक मुट्ठी चावल से, और फिर कैसे उनको जो है धनवान बना दिया भगवान ने। तो ये एक जो कहानियां होती हैं ये बहुत कुछ सीख देती हैं कि हमें कभी भी अपने मित्र के साथ या अपने जो हम पर विश्वास करते हैं उनके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मीर जाफर था बहुत बड़ा विश्वासघाती निकला, और ये जो है एक प्रकार से था, तो देखने में तो लग रहा था कि ये नवाब के साथ है, लेकिन अंदर अंदर ये पूरी तरह से किसके साथ था, ये कंपनी के साथ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। और 23 जून 1757 ईस्वी का वो दिन था, 23 जून 1757 ईस्वी के दिन नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर, जो कि गंगा नदी के किनारे था, यहां पर ये युद्ध हुआ प्लासी का। और इस युद्ध में स्पष्ट रूप से नवाब की पराजय हुई, क्योंकि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग ही उसकी सेना में थे। मीर मदान मारा गया, और जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका यहां पर जो कमांडर था वो कौन था, क्लाइव था। तो क्लाइव एक अच्छा कमांडर था, तो क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ब्रिटेन, जो अंग्रेज, जो बंगाल की जो सेना थी उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया, और कंपनी यहां पर विजयी हुई। और इसी विजय के साथ जो है वो कुल मिलाकर के शुरुआत कर दी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने प्रभुत्व का आरंभ कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, प्रभुत्व का आरंभ कर दिया। और जैसे कि जो डील हुई थी अंग्रेज और मीर जाफर के बीच में, उसी के अनुरूप क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब जो है वो कौन बन गया, मीर जाफर। इसके आगे की कहानी आगे हम बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, और डी 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, आप अक्सर यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों आंसर में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ, तो आरंभ का मतलब होता है शुरुआत। और अगर इस प्रश्न में यह लिखा होता कि ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया, तो ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने का आंसर दूसरा हो जाता, क्योंकि प्रारंभ पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। और अगर यह पूछा जाता कि कब, किस युद्ध से भारत में ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो उसका आंसर हो जाता बक्सर का युद्ध। ये इतनी सतर्कता आपको रखनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो और बाद में आकर
करके आपको पछताना नहीं पड़े, तो बहुत बारीकी से आप इस पर ध्यान देंगे। देखिए, जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमको आसानी से आ रहे होते हैं उनको हम सबसे पहले टिक कर देते हैं। ठीक है, हमें यही करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट में। हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें हमको कोई डाउट नहीं है, उनको देखते ही हमारे आंसर हमको क्लियर हो जाते हैं। दूसरे वे होते हैं जिनमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 50-50 होता है। और तीसरे टाइप के वे होते हैं जिनमें हमको कोई आइडिया नहीं होता। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें तीनों टाइप के क्वेश्चन को फेस करना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। अब हम क्या करें कि जो पहले टाइप के क्वेश्चन है जिनमें हमको कोई डाउट नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस है, फटाफट पहले उनको हमें गोले भर देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हमारा समय बचेगा उसमें से कुछ हिस्सा हम किसको देंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें टाइम लगना है। 50-50 में है ना आप, तो 50-50 में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से 2 ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं हो सकते, उनको हम साइड कर देते हैं। और जो 2 ऑप्शन है जिनमें हमको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा टाइम देके माइंड को कंसंट्रेट करके हम उसको आंसर कर देते हैं। वो भी तब जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तब। तीसरा जो होता है जिसमें हमको कोई आइडिया नहीं है, हमें पता ही नहीं है उनका आंसर क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें छोड़ के तो आना नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट में, यानी कि पहले दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनके गोले हमने भर दिए, जो सबसे लास्ट में बचा हुआ है उसको हम फाइनली बचा हुआ टाइम देंगे। क्योंकि बहुत सोच विचार के बाद अगर थोड़ा बहुत माइंड स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुक्का ही काम आता है। लेकिन आपके पास जो कीमती समय होता है शुरुआत का, वो आप अपने पहले दोनों टाइप के क्वेश्चन को देंगे। ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो आपको एग्जाम में हड़बड़ाहट में, यानी कि हड़बड़ी में गड़बड़ी से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचा जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो तब आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। प्लासी का युद्ध, कई लोग इस बात पर बहस कर सकते नहीं, इसका आंसर बक्सर की लड़ाई, लेकिन जब तार्किक आधार पर आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि यही आंसर सही है इसका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? इनमें से कौन सा सेना नायक या गवर्नर है या सेनापति था, जो ये सब सारे नाम आप देख रहे हैं यूरोपियन है, तो इस स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कौन था? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बहुत तरक्की की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा तरक्की की और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर क्लाइव की, क्योंकि क्लाइव की जो लीडरशिप थी वो बहुत अच्छी थी, एक अच्छा सेनापति था, अच्छा कमांडर था, तो इसीलिए इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा जो है वो दी गई है। और इसकी जो स्ट्रैटेजी थी गजब की थी, चतुराई, युद्ध कौशल आदि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। और जब इसने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए तो इसकी सराहना करते हुए जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे विलियम पिट ने इन्हें स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक नाम से संबोधित किया। ठीक है, और ये जो है इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध किए सारे युद्ध जीते थे। और जब ये भारत से वापस गया इंग्लैंड, तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तलवार प्रदान की थी। जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसने इसको उपहार स्वरूप तलवार प्रदान की इसके सम्मान में। ठीक है, तो इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की? अब यहां से मीर जाफर के बाद क्या हो रहा था वो षड्यंत्र शुरू हो जाता है। देखो, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को अगला शासक बनाया। और जैसे ही ये शासक बना, क्योंकि ये कमजोर शासक था, ठीक है, जो कमजोर होता है वही षड्यंत्र करता है, किसी योग्य व्यक्ति को षड्यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो मीर जाफर था ये बेहद दुर्बल शासक था, और जब ये गद्दी पर बैठा तो कंपनी ने इसको इसीलिए बिठाया था क्योंकि ये कठपुतली शासक था। ठीक है, कठपुतली शासक का मतलब होता है कि इसकी कमान किसके हाथ में थी? कंपनी के हाथ में थी। और कंपनी ने क्या किया, क्योंकि बंगाल बहुत ही समृद्ध था, धन की कोई कमी नहीं थी, तो कंपनी ने इतना ज्यादा पैसा मीर जाफर से लिया है
इसे ये माना जाता था कि ये अंग्रेजों के लिए सोने से भरी हुई बोरी थी और अंग्रेजों को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती ये उस बोरी में हाथ डालते और मनमानी पैसे निकाल लिया करते थे। तो इसने काफी ज्यादा पैसा दिया है किसको, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने फिर इसको इतना ज्यादा मतलब आर्थिक रूप से दुर्बल कर दिया कि इसके लिए सत्ता चलाना मुश्किल हो गया। और यहां पर ये जो मीर कासिम है जो कि मीर जाफर का दामाद था, बहुत ध्यान से समझना, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, ये जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल गया। अगर आप किसी और के साथ षड्यंत्र करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं तो आप बाकी लोगों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे, वही रिटर्न होकर के। इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचिए, किसी की बुराई मत करिए। और यकीन मानिए किसी की बुराई करना बेहद गलत बात होती है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि आप उसके बुरे कर्म अपने सिर पर ले रहे हैं। तो कभी निंदा मत करिए, अपना कीमती समय अपनी तरक्की में लगाइए, ना कि दूसरों की निंदा करने में। तो ये जो मीर कासिम था ये मीर जाफर का दामाद था, इसने भी षड्यंत्र कर दिया नवाब की गद्दी के लिए और जाकर के अंग्रेजों से मिल गया। और फिर क्या हुआ कि मीर जाफर एक तो अंग्रेजों के दबाव में बहुत ज्यादा परेशान था और दूसरी तरफ मीर कासिम भी षड्यंत्र कर रहा था। तो भाई इन्होंने कहा अब तुम ही गद्दी संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। तो मीर जाफर ने मीर कासिम के लिए गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर के बाद कौन बन गया, मीर कासिम बन गया। बहुत ध्यान से समझना, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बन गया और इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम की सहायता की है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे यही मीर कासिम बक्सर के युद्ध में कंपनी के साथ युद्ध करेगा। तो यहां पर समझिए वो घटनाक्रम क्या था। जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो जैसे पहले होता रहा था, अंग्रेजों ने फिर से इससे बहुत सारे धन की डिमांड की। हालत ये हो गई कि राज दरबार के सोने चांदी के बर्तन तक बेच दिए गए, लेकिन अंग्रेजों का कंपनी का पेट नहीं भरा और मीर कासिम फिर तंग आ गया। और इसने तंग आकर के एक फैसला ये लिया कि अंग्रेजों से दूर रहने के लिए, ताकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उसके दरबार में सीधा हस्तक्षेप ना करे, यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसलिए शिफ्ट करके ले गया क्योंकि यह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। यह तेज तर्राक था, इसने बहुत सारे ऐसे सुधार कार्य किए अपने सिस्टम में। जैसे इसके बारे में कहा जाए, ये जो मीर कासिम सत्ता में रहा कब से, 1960 से 1963 तक 3 वर्ष के लिए रहा मीर कासिम। 1760 से 1763 ईस्वी तक यह गद्दी में रहा, सत्ता में रहा और इसने कई सुधारात्मक कार्य किए। जैसे इसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अंग्रेजों से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी बदली, बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया और इसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जिसकी वजह से अंग्रेज इससे नाराज हो गए, वो था इसने दस्तक का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए इसने ये कहा कि जो दस्तक है, फ्री पास है, यानी कि जो फ्री पास किसने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फारूक शीर ने दिया था। फारूक शीर ने दिया था किसको, कंपनी को दिया था कि वह बंगाल में बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते, जिसका बहुत दुरुपयोग किया है कंपनी ने। मीर जाफर ने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो भारतीय व्यापारी हैं उनके लिए भी फ्री पास की व्यवस्था कर दी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देगी तो भारतीय व्यापारी भी टैक्स नहीं देंगे। अब क्योंकि अंग्रेज तो इस दस्तक को बेच बेच करके, दस्तक एक तरह का परमिट मानो आप, इसको बेच करके कंपनी पैसे कमा रही थी। कासिम ने ऐसा करने से रोक दिया तो कंपनी इससे बहुत ज्यादा नाराज थी। और यहां पर फिर से क्या हुआ, पुनः मीर जाफर ने कंपनी के साथ षड्यंत्र किया, स्वयं अपने दामाद और नवाब मीर कासिम के विरुद्ध। ठीक है, मीर जाफर ने मीर कासिम के विरुद्ध क्या किया, षड्यंत्र किया। और बाद में जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके विरुद्ध मीर कासिम ने क्या किया है, मीर कासिम ने गुट बनाया। यानी कि जब मीर जाफर ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया
तो इसको गद्दी से हटा करके मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बिठाया गया। ये समय था 1763 ईस्वी का। अब अगर यहां पर यह प्रश्न पूछा जाए कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जो दूसरी बार गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये इसको अपदस्थ करके अंग्रेजों ने, क्योंकि ये बड़ा सरल था, मूर्ख व्यक्ति था और कमजोर था, ये थोड़ा ताकतवर था, कूटनीतिक चाल चलना जानता था, तो ये अंग्रेजों के लिए सूट नहीं करता था उनको, इसको लेकर के आए। तो बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर ही बंगाल की गद्दी पर बैठा था। मीर कासिम ने जब ये देखा तो उसे लगा कि अब अकेले कंपनी को संभालना उसके बस की बात नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने मुगलों को अपने साथ मिलाया, अवध को अपने साथ मिलाया और बंगाल तो था ही, और इन तीनों की सेना ने जो है मिलकर के फिर क्या किया है, बक्सर का युद्ध किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने भारत की इन तीनों संयुक्त सेनाओं को, शक्तियों को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। यहां से यह बात क्लियर हो गई कि अब भारत में उस समय कम से कम कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को पराजित कर पाती, खासतौर से उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये इसका आंसर और व्याख्या सहित हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? आज का जो टॉपिक है इसमें व्याख्या थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि क्षेत्रीय राज्य यहां से शुरू हो चुके हैं और हम इस समय बंगाल पढ़ रहे हैं, अभी अवध भी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत प्रश्न आते बंगाल और अवध से, तो यहां पर ये पूरा बंगाल का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र बंगाल का इतिहास आप पढ़ रहे हैं। द्वैध शासन की व्यवस्था यहीं से शुरू हो जाती है, इलाहाबाद की संधि यहीं से होती है, तो ये सारी घटनाएं उसके बाद की ही हैं। देखो, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, मुगल का जो शासक था शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ शासक जो था मीर कासिम, इन तीनों को संयुक्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, बक्सर के युद्ध में इनको हरा दिया। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर का युद्ध हुआ है। संयुक्त सेनाओं के नाम मैंने आपको बता दिए थे, और इस युद्ध में जो संयुक्त सेना थी उसकी पराजय हुई, कंपनी की विजय हुई, और विजय के बाद फिर जो है कंपनी ने इनके साथ संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसमें जो कमांडर था अंग्रेजों का वो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहां पर अंग्रेजी सेना की जो कमांड थी वो क्लाइव के हाथों में थी, लेकिन यहां पर हेक्टर मुनरो ने पूरी इसकी कमांडिंग की थी और इसी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो है वो विजयी हुई। इस युद्ध के बाद अब अंग्रेज बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके थे, क्योंकि अब वे एक प्रकार से इस मुद्रा में थे कि भाई उनके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। और उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है? इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ये तारीख भी पूछा गया है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, इनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस संधि में अंग्रेजों को काफी ज्यादा छूट प्राप्त हो गई थी। इसी संधि के तहत अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। दीवानी देखो, जो राज्य था, राज्य के संचालन में 2 विभाजन मुख्यतया किए गए थे। एक था इसमें दीवानी का मतलब यहां पर था टैक्स वसूल करने का अधिकार, और दूसरा था निजामत। ठीक है, निजामत जो है वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित था। कानून व्यवस्था का मतलब है शांति स्थापित करना। ठीक है,
और ये जो दीवानी थी ये जिसके पास होती थी वो वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी काम देखता था। तो इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया। कहां कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा बेहद समृद्ध थे और यहां से जब कंपनी को टैक्स वसूल करने का अधिकार मिला तो जाहिर सी बात है कंपनी ने इससे काफी ज्यादा लाभ कमाया होगा। दूसरी तरफ ये जो निजामत है, बाद में कंपनी को निजामत का अधिकार किससे मिल गया? निजामत का अधिकार कंपनी को स्वयं बंगाल के शासक से मिला। तो इस प्रकार से इस बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के पास बंगाल के सभी अधिकार, चाहे वो दीवानी अधिकार हो या निजामत संबंधी अधिकार हो, दोनों अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इन अधिकारों का प्रयोग किया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य भारतीय संस्कृति से अभी परिचित नहीं थे, तो उन्होंने भारत के लोगों को, भारत के जो लोग थे उनको उच्च पदों पर वहां पर स्थापित करके उनके माध्यम से, यानी कि उनको माध्यम बनाया और लेकिन मुख्य नियंत्रण अपने पास रखा। तो यहां पर जो नवाब है वो नाम मात्र का शासक बन के रह गया, वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। इसलिए इसको दोहरा शासन या द्वैध शासन कहा गया। एक तरफ था उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और दूसरी तरफ था अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। तो ये द्वैध शासन जो है बंगाल के पतन का कारण बना, उसकी समृद्धि समाप्त हो गई। प्रश्न जो पूछा गया है वो ये कि जब इलाहाबाद की संधि हुई और कंपनी को यहां पर टैक्स वसूल करने का अधिकार मिला, तो कंपनी ने जो मुर्शिदाबाद है इसका उप दीवान, दीवान कौन बन गया? दीवान तो स्वयं कंपनी थी ना, क्योंकि दीवानी कंपनी को मिल गई। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के अधिकारी तो सीधे टैक्स वसूल कर नहीं सकते थे बंगाल के किसानों के साथ, तो टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी उप दीवानों को दे दी गई। तो पूछा गया है कि मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल का उप दीवान किसे बनाया गया? ए मोहम्मद रजा खां को, बी सिताब राय को, सी राय दुर्लभ को और डी सैयद गुलाम हुसैन को। दो नाम बहुत महत्वपूर्ण थे, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय, इन्हीं में आपका आंसर छुपा हुआ है। आपको बताना है कि कौन था जिसको मुर्शिदाबाद का उप दीवान, इनमें से एक को बिहार का उप दीवान बनाया गया है और दूसरे को मुर्शिदाबाद का। तो ये जो है ये मुर्शिदाबाद का दीवान था और इसको उप दीवान था और इसको बिहार का उप दीवान बनाया गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां और बिहार का उपदीवान सिताब राय, और ये दोनों क्या करते थे? उस पूरे एरिया से टैक्स वसूल करके कंपनी को दे दिया करते थे। ठीक है, ये केवल माध्यम बन करके रह गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया बंगाल की राजनीति में इस इलाहाबाद की संधि के बाद से। इलाहाबाद की संधि से अगला प्रश्न हमारे सामने है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए। बी, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से सौंप दी। सी, 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध के नवाब को लौटा दिया गया। और डी, बनारस एवं आसपास का क्षेत्र अवध से पृथक करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें जो असत्य है वह है डी, बाकी तीनों सत्य हैं क्योंकि 1765 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव और जो हारी हुई पार्टियां थी उनके साथ दो हुई हैं इलाहाबाद की संधि, प्रथम और द्वितीय। इसके अलावा मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, जिसके बदले कंपनी ने मुगलों को 26 लाख रुपए वार्षिक कर देना कबूल किया था। इसके अलावा 50 लाख रुपए अवध के नवाब ने कंपनी को हर्जाने के रूप में दिए हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। और यहां पर जो मुगल थे, मुगलों ने जो कंपनी थी, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा एवं मानिकपुर को लेकर के मुगलों को सौंप दिया था। लेकिन जो डी है, बनारस और आसपास का क्षेत्र अवध से पृथक करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया, ये कथन सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ये जो अवध से पृथक करके जो निकाला गया ये बलवंत सिंह को दिया गया था, न कि शाह आलम द्वितीय को। इसलिए ये वाला कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण
के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन से सही है। पीछे पूछा गया था सही नहीं है या पूछा गया है सही है। 18वीं शताब्दी के बंगाल में जो ब्रिटेन की शक्ति बढ़ रही थी उसके बारे में। पहला है, नवाब ने कंपनी को, किसके नवाब ने? बंगाल के नवाब ने कंपनी को 1765 में निजामत की शक्तियां प्रदान की। बिल्कुल सही बात है। पूछा जाएगा कि बंगाल की जो दीवानी शक्तियां हैं वो किससे मिली कंपनी को, तो वो किसने दी? वो मुगलों ने दी थी। लेकिन यहां की जो निजामत संबंधी शक्तियां थी वो किसने दी? स्वयं बंगाल के नवाब ने दी, दूसरी इलाहाबाद की संधि में। राजस्व संग्रहण तथा न्याय प्रशासन के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय अधिकारियों को सौंपे गए थे। यह कथन गलत है, क्योंकि टैक्स वसूली और कानून व्यवस्था का काम वास्तव में जो करने वाले लोग थे वे यूरोपीय अधिकारी नहीं थे, बल्कि भारतीय कर्मचारी या भारत के अधिकारी थे। लेकिन वास्तविक नियंत्रण कंपनी के पास रहता था। तो ये जैसे पीछे रजा खां और सिताब राय को आपने देखा ना, टैक्स वसूली करते थे। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपने अधिकारी लगा दिए हों, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट नहीं थे। इसलिए केवल एक सही है, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? अवध का संस्थापक पूछा है, कौन था? ए मुर्शिद कुली खां, बी सादत खां, सी अलीवर्दी खां और डी सरफराज खां। तो सही आंसर होगा बी सादत खां। यहां से अवध शुरू हो गया है। सादत खां के बारे में पीछे हम बता चुके थे। जब 1739 का 1739 का जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ है भारत पर, तो यहां पर सादत खां ने ही उसको आमंत्रण किया था कि वह दिल्ली पर हमला करे, वरना नादिर शाह तो करनाल पर हमला करके उसको जीतने के बाद वापस जा रहा था। लेकिन सादत खां ने नादिर शाह को इस बात के लिए आमंत्रण दिया कि वो दिल्ली पर कब्जा करे, अधिकार करे, दिल्ली पर हमला करे, और दिल्ली पर हमला करके उसको बहुत सारी संपत्ति मिलने वाली है। इसके पीछे जो स्वार्थ था सादत खां का वो ये कि वह नादिर शाह के जाने के बाद दिल्ली पर स्वयं अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। और ये समय था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय का। लेकिन सादत खां की ये रणनीति फेल हो गई। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसे मन मुताबिक पैसा यहां से नहीं मिला, उसने जो कत्लेआम मचाया दिल्ली में, उससे ये काफी ज्यादा डर गया था सादत खां। और उसके बाद इसने क्या किया? इसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। यही सादत खां अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक भी था, क्योंकि इसने स्वयं विश्वासघात किया था मुगल शासक के साथ। तो इसके साथ भी वही हुआ। और ये जानता था कि अगर नादिर शाह के हाथ लग गया तो वो बहुत क्रूर था, उसकी क्रूरता का दृश्य ये दिल्ली में देख चुका था। तो उसी डर की वजह से इसने स्वयं ही क्या कर लिया? इसने खुद ही आत्महत्या कर ली यहां पर। ठीक है, इसने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है, पीछे भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सादत खां इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ये जो अवध का विलय था ना, अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ था। कुशासन के आधार पर हुआ था। और उस समय जो कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, उनका गवर्नर कौन था? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हुआ। वैसे तो डलहौजी की जो नीति थी वह वाजिब उत्तराधिकारी न होने की वजह से उस क्षेत्र को अपने अंग्रेज साम्राज्य में मिला लेता था। लेकिन अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया। और उस समय अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे। ये वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, इन्हीं के समय में तारीख थी 1856 ईस्वी। इस तारीख को ही अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। आरोप लगाया गया कुशासन का। वास्तव में कुशासन का आरोप किस लिए लगाया गया कि कंपनी ने जो नई टैक्स प्रणाली लागू की थी उसका विरोध हो रहा था। और अंग्रेजों ने यह कहा कि नवाब इस विरोध को दबाने में असफल हो गया है, कानून व्यवस्था इनके हाथों से निकल चुकी है। इसलिए अब अवध का विलय और अवध का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास चला जाएगा। और जो 1857 का विद्रोह था उसमें बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ, क्योंकि 1857 में जो सैनिक थे उनमें से अधिकांश सैनिक जो है वे अवध के ही थे। इन्होंने फिर किस तरह से अपना बदला लिया अंग्रेजों से, ये आगे आप पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है, 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया था?
बादशाहनामा एक ग्रंथ है, इसे जो किंग जॉर्ज हैं, ब्रिटिश सम्राट हैं, इनको किसने भेंट किया था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल हामिद लाहौरी, सी अवध के नवाब और डी विलियम जोन्स। इस तरह का प्रश्न शायद पहले जल्दी नहीं मिला होगा आपको, थोड़ा अलग सा प्रश्न है ये। तो इसमें पूछा गया है कि किसने दिया था, आंसर है सी अवध के नवाब ने। ठीक है, अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट किया था। बादशाहनामा एक मुगल कालीन ग्रंथ है और इसकी रचना जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने की है। ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, ये इसके रचनाकार हैं। कौन है ये? इसके रचनाकार हैं इसके बादशाहनामा के। लेकिन इसको अंग्रेजों को भेंट करने वाले जो थे वो अवध के नवाब थे और इसे उपहार के रूप में दिया था, क्योंकि ये एक तरह से बहुमूल्य उपहार माना गया और इस समय ये जो है लंदन के संग्रहालय में रखा हुआ है, सुरक्षित वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि, यानी कि इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं होता तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया होता? ए अवध के नवाब ने ब्रिटेन के साथ गठजोड़ कर लिया होता, बी अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, सी अवध का नवाब ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ा होता, या डी अवध के नवाब का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता। यह भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बी। अगर अवध के नवाब ने ब्रिटेन द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करके कानून व्यवस्था को सही किया होता तो अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं किया गया होता। अगला है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? पिछले वीडियोस में आपको हम बता चुके इसका आंसर। अगर पीछे पढ़ेंगे ना तो आगे आने वाले वीडियोस में कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह और डी हुसैन मीर। सही आंसर होगा बी हैदराबाद के निजाम। ठीक है, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां इसका एक अन्य नाम था। तो उसने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी और ये उसके बाद जब हैदराबाद में जब इसका विलय किया गया है तो हैदराबाद का जो विलय किस आधार पर हुआ है? सहायक संधि। सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? वेलेजली। ठीक है, तो वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि अपनी मर्जी से नवाब या निजाम जो है वो अपने राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने की अनुमति दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और ऐसा करने वाले भारत के जो पहले शक्ति थे वे थे हैदराबाद के निजाम, और हैदराबाद का जो निजाम थे इन्होंने वेलेजली के साथ ये संधि जो मंजूर की है वो समय था 1798 में। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे अन्य भारतीय क्षेत्रीय राज्यों का अलग अलग कारणों से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है, जिनकी आगे बात हम करेंगे। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों को पढ़ना है और बताना है कि दोनों सही हैं और कौन सा किसकी व्याख्या करता है या नहीं करता, इस आधार पर आपको आंसर चुनना है। कथन 1 में लिखा हुआ है 1856 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह को उनके क्षेत्र में कुशासन होने के तर्क पर गद्दी से हटाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2, नवाब पर यह आरोप था कि वह विद्रोही मुखिया और तालुकेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ है। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी करता है, अभी हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह, यहां से पंजाब राज्य की शुरुआत हो जाती है। रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? दिल्ली, काबुल, मकरान, श्रीनगर। तो इनमें से श्रीनगर रणजीत सिंह के जो पंजाब राज्य था उसका हिस्सा था। रणजीत सिंह के बारे में ये काफी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में जानेंगे। जब मुगल शासक फारूक शेर की मृत्यु हुई तो फारूक शेर की मृत्यु के बाद जो वहां पर पंजाब में जो मुगलों का सूबेदार था उसने उस पश्चिमोत्तर क्षेत्र को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से जो वहां के फैजलपुर के जमींदार थे जिनका नाम था कपूर सिंह, इनको जमींदार के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थित था पंजाब और बाहर से आक्रमण बहुत ज्यादा आ रहे थे। नादिर शाह ने कई बार आक्रमण किया है, पंजाब पर आक्रमण किया है, तो बाह्य आक्रमण से पंजाब को सुरक्षित रखने में जब मुगल असमर्थ रहे तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोकल जमींदार थे जिनका नाम था कपूर सिंह जो फैजलपुर के थे, उनको औपचारिक रूप से वहां का जमींदार स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ है,
जब कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया जो थे, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को संगठित किया। यानी कि जो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, उसी खालसा को दल खालसा के रूप में संगठित करने का काम किसने किया? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। उन्होंने सभी सिखों को संगठित करते हुए दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित किया। मिसल के नाम से इनको जानते हैं। इन्हीं 12 मिसलों में से एक थी सुकर चकिया मिसल, और रणजीत सिंह इसी सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। जब रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य की स्थापना की, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, तो उन्होंने जो अपने विस्तार किए, जो अभियान किए, उनमें श्रीनगर भी शामिल था। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आंसर आपके सामने है, सुकर चकिया मिसल से ये संबंधित थे। मिसल एक क्षेत्र था, वर्ग विभाजन था सिखों के राज्य का, जिसे बाद में संगठित किया किसने? रणजीत सिंह ने। और यहां पर आज जो है रणजीत सिंह, आई थिंक इसमें क्वेश्चन मुझे पता नहीं 20 हो सकते हैं 17। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। ये कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह अपने साथ ले गया था मयूर सिंहासन के साथ, वह फिर रणजीत सिंह के माध्यम से दोबारा भारत में आया कोहिनूर हीरा। तो ये कोहिनूर हीरा जो है रणजीत सिंह को किसने दिया? यहां से प्रश्न आया है। आंसर होगा ए, शाह सुजा ने दिया। पर शाह सुजा ने क्यों दिया? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जब वहां जा चुका था तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि रणजीत सिंह ने कुछ ऐसा किया होगा कि उसने इसको रणजीत सिंह को वापस दिया था। ठीक है, तो जो उत्तराधिकार का युद्ध था, उस उत्तराधिकार के युद्ध में रणजीत सिंह ने शाह सुजा का साथ दिया है। और ये जो उत्तराधिकार का युद्ध था, कहां पर हो रहा था? ये उत्तराधिकार का युद्ध रणजीत सिंह के लिए जो है, जो नादिर शाह, जो अब्दाली थे, नादिर शाह के बाद अब्दाली हुए, उनके उत्तराधिकार को लेकर के, गद्दी पर बैठने को लेकर के शाह सुजा ने जब रणजीत सिंह की सहायता मांगी, तो रणजीत सिंह ने सैन्य सहायता के द्वारा इसको गद्दी पर बिठाया और इसके बदले में इसने उपहार के रूप में इनको कोहिनूर दे दिया। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा अभिशापित था, जिसके पास जाता उसी को बर्बाद कर देता। रणजीत सिंह बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे, और जब इनको किसी उस समय जो कोई संत थे, उन्होंने कहा कि तुम इसको जगन्नाथपुरी में दे दो तो तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे। जब इन्होंने ये प्रयास किया, उसी समय अंग्रेजों को ये पता चला, और जब ये बहुत ही बीमार हो गए थे, उस समय 70% का नियंत्रण लगभग समाप्ति हो चुका था, तो अंग्रेजों ने फिर हस्तक्षेप करना शुरू किया सिख राज्य में। और उसके बाद जो इनके जो अंतिम उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह के हाथों ये कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को मिला, और अंग्रेजों ने इसको ले जाकर के महारानी को उपहार दिया और वर्तमान में उनके क्राउन में लगा दिया, जो वहां की म्यूजियम में रखा हुआ है। ये आज भी विश्व का सबसे महंगा हीरा है, कोहिनूर। तो कोहिनूर के बारे में पीछे भी हम आपको कई जगह बता चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह बात महाराजा रणजीत सिंह ने कही है, क्योंकि बचपन में महाराजा रणजीत सिंह की दुर्घटना के कारण उनकी एक आंख चली गई थी। एक्चुअली इनको चेचक हो गया था, तो उसी बीमारी का प्रभाव इनकी आंख पर पड़ा। इनकी एक आंख जो है उसकी रोशनी चली गई थी। इन्होंने कहा कि मेरी जो इस आंख को रोशनी चली जाने का कारण है, ये जो कथन है इनकी धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। तो ये कहते हैं कि मैं किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव न करूं, इसलिए भगवान ने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये उन्होंने कहा था, उनका कथन था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? अदालते आला एक न्यायालय के रूप में, न्यायालय यानी कि जहां पर न्याय होता है उसको कहा जाता है। तो इसकी स्थापना और इन्होंने कहाँ की थी, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने उसकी स्थापना लाहौर में, जो कि इनकी राजधानी भी थी। पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। वहीं पर इन्होंने अदालत ए आला की स्थापना की थी रणजीत सिंह ने। लास्ट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? अब इसमें जो नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के ठीक बाद बैठने वाले, क्योंकि रणजीत सिंह और दिलीप सिंह के बीच में कई शासक बेहद कम समय के लिए आए हैं और गए हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के ठीक बाद गद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम हमें यहाँ पर बताना है, और उनका नाम था खड़ंग सिंह। ठीक है, खड़ंग सिंह इनके ठीक बाद बैठे हैं। क्रम से अगर हम देखें तो खड़ंग सिंह जो है, ये
महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे, लेकिन विरोध के कारण इनको बंदी बना लिया गया और उनके स्थान पर उनके पुत्र नौनिहाल सिंह को बिठाया गया। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद ये बैठे हैं, फिर उसके बाद ये बैठे हैं, षड्यंत्र करके इनको गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, फिर जब नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र शेर सिंह को बिठाया गया। तो तीसरे ये बैठे हैं, इनको बिठाया गया। पहले ये, दूसरे ये, तीसरी ये बैठे हैं। और जो उसके बाद जो है फिर जो उनका वजीर था ध्यान सिंह, किसका? शेर सिंह का जो वजीर था ध्यान सिंह, उसने शेर सिंह की हत्या कर दी और फिर दिलीप सिंह जो है वो सिख साम्राज्य की गद्दी पर बैठे और उस गद्दी पर बैठने वाले ये अंतिम थे। ये अल्पायु थे दिलीप सिंह, और बाद में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर के कैसे इस पर नियंत्रण किया आगे आपको बताएंगे और डिटेल्स में। अगली सीरीज में ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यू रखेंगे हम पंजाब से, तो वहां पर आपको बताएंगे कि सबसे अंत में सिख राज्य का क्या हुआ, कैसे और किसके माध्यम से ये कोहिनूर हीरा वहां पहुंचा, दिलीप सिंह लंदन क्यों गए, वहां उनका क्या काम था, इनकी जो माता थी संरक्षिका उनका क्या हुआ, ये सारी बातें हम अगली सीरीज में अगले सेट में अपने करेंगे। तो ये थे हमारे आज के सेट के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न।